Hello students, welcome back to SST class. I hope you all are doing very good in the pink of your health. And student, आज हम फिर से यहाँ पर आपकी SST कक्षा लेकर के हाजिर हैं। तो बच्चों, आज हमारा पाठ क्या है? हमारा पाठ है आज पाठ नंबर 7 और इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है मध्यकालीन युग, मिडिवल एरा। तो आइए बच्चों इसका परिचय शुरू करते हैं। क्या है? भारत एक प्राचीन देश है, अतः इसका प्राचीन युग सिंधु घाटी सभ्यता अथवा हड़प्पा संस्कृति से प्रारंभ हुआ है, जो 3000 ईसा वर्ष पूर्व से लेकर के ईसा की 7वीं शताब्दी तक जारी रहा। तो चलिए बच्चों, क्या है, क्या कुछ है इस चैप्टर में, पढ़ते हैं, इसको जानते हैं चैप्टर के साथ। देखिए बच्चों, विश्व के प्रत्येक देश के इतिहास को सामान्यतः 3 प्रमुख कालों में बांटा जाता है: प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक काल। इनमें से प्रत्येक काल अथवा युग सैकड़ों शताब्दियों का है, किंतु एक निश्चित युग की अवधि विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न मिलती है। उदाहरणार्थ, यूरोप के मध्यम युग का प्रारंभ ईसा की 5वीं शताब्दी के आसपास हुआ, जो 14वीं शताब्दी तक जारी रहा। परंतु भारत में मध्य युग का प्रारंभ ईसा की 8वीं शताब्दी के आसपास हुआ तथा 18वीं शताब्दी तक जारी रहा। शुरुआत कब से हुई बच्चों? 8वीं शताब्दी से हुई, ठीक है। और जारी कब तक रहा बच्चों? 18वीं शताब्दी तक जारी रहा। भारत में 8वीं शताब्दी में अनेक राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन हुए। मध्य युग का अंत मुगलों के पतन के साथ हुआ। मध्य युग खत्म हुआ मुगल युग के पतनों के साथ, ठीक है। तो भारत में मध्य युग को प्राय 2 भागों में बांटा जाता है। पहला क्या है? 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के प्रारंभ तक। पूर्व मध्य युग का 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के उत्तर मध्य युग तक। ये क्या है बच्चों? 2 भागों में बांटा जाता है। 8वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक क्या है इसका? प्रारंभ युग, ठीक है, पूर्व मध्य युग कहा जाता था। 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक उत्तर मध्य युग कहा जाता है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास कई अर्थ में प्राचीन भारतीय इतिहास से क्या है? भिन्न है, यानी कि अलग है, क्योंकि हम मध्यकाल की घटनाओं से बहुत अधिक परिचित हैं। जो भाषाएं आज भारत में बोली जाती है, उनका विकास इसी समयावधि में हुआ है। इसी समय उनका विकास बोले, जो भी भारत में भाषा बोली जाती है, उनका विकास इसी समय में हुआ है। हमारे भोजन तथा वस्त्रों आदि से संबंधित तौर तरीके भी इसी काल में विकसित हुए हैं। अतः हमें प्राचीन काल की अपेक्षा मध्यकाल के बारे में अधिक जानकारी है, ठीक है बच्चों। तो आइए देखते हैं इस बॉक्स में क्या जानकारी है। तो देखिए, यह भी जानिए जिसमें कि प्राचीन काल में जब मनुष्य को कागज का ज्ञान नहीं था बच्चों, तब वे मिट्टी की तख्ती पर लिखते थे। किस पर लिखते थे? मिट्टी की एक तख्ती बनाते थे जिस पर वे लिखते थे। वे उसे आग में पकाकर लंबे समय के लिए क्या करते थे? संरक्षित करते थे। इस प्रकार लोग सूचनाओं का संरक्षण यानी कि उनका संग्रहण किया करते थे। आइए, शैल पत्थर कैलेंडर, ये क्या है बच्चों? शैल यानी कि जो पत्थर होता है उसका कैलेंडर है। ये कैलेंडर है बच्चों एक। यहाँ देखिए, हुमायूं का मकबरा है, ये भी उसी समय काल की बनावट है। यहाँ देखिए बच्चों, लाल किला है, जो कि उसी समय काल में बनाया गया था, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं आगे मध्यकालीन इतिहास के स्रोत। क्या क्या स्रोत है मध्यकालीन इतिहास के? तो सोर्सेस ऑफ मिडिवल हिस्ट्री। तो ठीक प्राचीन काल की भांति मध्यकाल के बारे में जानकारी पाने के भी 2 प्रमुख स्रोत है। कौन कौन से? पुरातात्विक एवं साहित्यिक। सो बच्चों, प्रारंभिक मध्यकाल जिसका समय 8वीं सदी से लेकर के 13वीं ईस्वी तक सदी तक माना जाता है, उसी की सर्वाधिक जानकारी अभिलेखों से मिलती है। किससे मिलती है? अभिलेखों से। अभिलेख शैल खंडों या ताम्र पत्तों पर लिखे गए लेख होते हैं, जो पूरे भारत में गांवों एवं मंदिरों में पाए जाते हैं संग्रहित रूप में। अभिलेखों का अध्ययन या पुरालेख
विद्या इस काल की जानकारी के बड़े स्रोत है। अभी हमें इस काल की जानकारी बच्चों यही पूरा लेख विद्या से या फिर इस काल की जो जानकारी मंदिरों में अभिलेखों पर अध्ययन करने के बाद ही प्राप्त हो सकती है। तो 13वीं शताब्दी के बाद लेखन के लिए कागजों का प्रयोग होने लगा। 13वीं शताब्दी तक बच्चों ध्यान रखना, कागजों का प्रयोग नहीं होता था लेखन के लिए। इसीलिए आज हमारे पास अनेक पुस्तकें उपलब्ध है। इनमें से कुछ इतिहास वृत्त या जीवन वृतांत है। क्या है बच्चों? इनमें से कुछ क्या इतिहास वृत्त है या फिर कुछ जीवन वृतांत, इतिहास से कुछ संकलन लिए गए हैं या कुछ लोगों के जीवन क्या है वृत्तांत, जिन्होंने खुद ही अपने जीवनी लिख दी है बच्चों, जो शासकों तथा साम्राज्यों की जानकारी देते हैं। कुछ शासकों के जीवन वृत्त अथवा आत्मचरित है, मतलब उन्होंने खुद लिखे और कुछ लोगों ने अन्य लोगों ने लिखे हैं। इन शताब्दियों में भारत में अनेक यात्रियों द्वारा लिखे गए विवरण भी उपलब्ध है। धर्म संबंधी रचनाएं एवं साहित्यिक कृतियां भी मौजूद है बच्चों। इनमें से कुछ अनेक पुस्तकों में छोटे आकार के सुंदर चित्र सुसज्जित वर्णन मिलता है। उसमें छोटे छोटे पुस्तकों में लेख के साथ चित्र भी है। ये छोटे आकार के चित्र लघु चित्र कहलाते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? छोटे आकार के चित्र लघु चित्र बोलते हैं। इतिहास के कालों को लेख, सिक्कों, गुंबदों, स्मारकों, चित्रकारियों इत्यादि के माध्यम से जाना जाता है। किसके माध्यम से? हम इतिहास के जो काल है, इस काल में ये बना, इस काल में ये हुआ, इस काल में ये हुआ, किसके माध्यम से हम पता लगा पाते हैं बच्चों? जो लेख लिखे गए, चिपकाए गए पत्थरों पर, शिलालेख वगैरह लिखे गए, सिक्कों पर और गुंबदों पर जो गुदवाए गए नक्काशी के थ्रू, स्मारकों पर चित्रकारियों इत्यादि के माध्यम से हम उन्हें जान पाते हैं बच्चों। इन स्रोतों को हम दो भागों में क्या बांट सकते हैं? इन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं, जिसमें कि पहले क्या है? पुरातात्विक स्रोत, फिर साहित्यिक स्रोत। तो आइए देखते हैं पहले पुरातात्विक स्रोत में क्या आते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट सोर्सेस में पुरातात्विक स्रोतों से विभिन्न प्रकार के स्मारक, मंदिर, भवन, मस्जिद, किले, गुंबद, सिक्के, अभिलेख, शस्त्र, औजार, चित्रलेखन एवं आभूषण सम्मिलित है। ये क्या है? उस समय काल के बारे में हमें उचित जानकारी प्रदान करते, जिससे हम पता लगा पाते कि वहां उस समय का रहन सहन कैसा था, क्या प्रथा प्रचलित थी और क्या सिनेरियो था। ये तत्कालिक समय के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के बारे में एक सजीव चित्र प्रदर्शित करते हैं। पुरातात्विक संसाधनों के द्वारा हम निम्नलिखित का अध्ययन कर सकते हैं। किनका अध्ययन कर सकते हैं बच्चों? तो इन सब का। तो आइए ये सब क्या है देखते हैं। तो बच्चों इन सब में आप देख सकते हो कि मंदिर पहले आते हैं। मंदिरों में क्या क्या अध्ययन करने को मिलता है बच्चों? विभिन्न वंशजों द्वारा निर्मित मंदिर धार्मिक व सांस्कृतिक जानकारी के प्रचुर स्रोत है। मतलब यहाँ पर जो धार्मिक है और संस्कृति के बारे में, मंदिरों के अंदर उनके लेखों के बारे में, मूर्तियों के बारे में, चित्रों से बहुत कुछ पता चलता है। इस प्रकार चित्रकारी भी एक अन्य बहुमूल्य स्रोत है। ये सभी हमें उस काल के रीति रिवाजों, भोजन, स्वभाव, वस्त्रों, आभूषणों इत्यादि के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। कैसे वहां पर वस्त्र पहनते थे लोग, कैसे आभूषण पहनते थे, किस प्रकार के रीति रिवाज होते थे और किस प्रकार के स्वभाव, वस्त्र या आभूषण उस प्रकार उस समय पर प्रचलित थे। ये समय हमें चित्रकारी से भी पता चलता है बच्चों। तो आइए आगे दूसरा है हमारा स्मारक। स्मारक, मंदिर के बाद हमें किससे जानकारी मिलती है उस जगह के बारे में? स्मारकों से। जैसे कि स्मारक, जैसे कि लाल किला, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, विभिन्न प्रकार के गुम्बद, किले, भवन आदि भी प्रमुख स्रोत हैं, जो उस समय की सामाजिक स्थिति आदि का क्या करते हैं? वर्णन करते हैं, हमें उनके बारे में उल्लेखित करते हैं। तो बच्चों इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इस चित्र में कि ये क्या है? पुरातात्विक संसाधनों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए मंदिर एक बहुमूल्य संसाधन है। मतलब दिखाया गया कि उस प्रकार की, किस प्रकार की नक्काशी की जो पद्धति थी वो प्रचलित थी, किस प्रकार के वहां पर आभूषण चलते थे, किस प्रकार का वहां चित्र वर्णन के अनुसार हम पता लगा पाते हैं। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, ये है हमारा लाल किला जो इस चित्र में चिन्हित है। दिखा गया है हमको कि किस तरीके से जो इमारत है, हमें उस समय सिनेरियो के बारे में बताती है कि उस समय इमारत बनाने के लिए किस पद्धति का इस्तेमाल किया जाता था, किस प्रकार के मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता था और किस प्रकार के जो ढांचा है उसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है बच्चों, ये सब हमें किससे जानकारी मिलती है? स्मारकों से। आगे देखिए सिक्के। तो मध्यकालीन युग के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सिक्के भी एक महत्वपूर्ण साधन है। ये सिक्के उस समय के विभिन्न शासकों के वंशजों के हैं। ये सिक्के उस समय की अनेक महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं ऐतिहासिक घटनाओं की तिथियों को भी व्यक्त करते हैं, मतलब उनको भी डिफाइन करते हैं, व्याख्यात करते हैं।
ये हमें उस समय की आर्थिक स्थिति की भी जानकारी प्रदान करते हैं। यदि सोने चांदी के सिक्के चलाए गए हैं बच्चों, तो उस समय की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या रही होगी, कुछ अमीर यानी कि अच्छी अर्थव्यवस्था रही होगी, आर्थिक रूप से मजबूत रही होगी। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चित्र में किस प्रकार मध्यकालीन युग के जो सिक्के हैं वो इस तरीके से चिन्हित है। हम इन्हें देख करके पता लगा पा रहे हैं इनकी आकृतियों को, इनकी जो लिखावट है, किस प्रकार की भाषा बोली जाती थी, किस प्रकार के जो वस्त्र थे, आभूषण थे वो पहने जाते थे, और किस प्रकार की जो धातु है उसका प्रयोग किया जाता था। ये सब जानकारी हमें मिलती है सिक्कों आदि से। आगे देखिए बच्चों, क्या है हमारे पास, शिलालेख हैं। तो विभिन्न प्रकार के शिलालेख जैसे कि हो गए स्तंभ, ताम्रपात्र मंदिरों व देश के अन्य भागों में पाए गए हैं। ऐसे जो अलग अलग प्रकार के शिलालेख है वो कहाँ में से खंभों पर लिखे गए हैं, पीतल के जो ताम्रपत्र पीतल के पत्तों पर लिखे गए हैं, मंदिरों व देश के अन्य भागों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से पाए गए हैं। ये शिलालेख हमें उस समय के जो शासक है, शासकों की प्रकृति तथा अस्तित्व का बोध कराते हैं, उनकी प्रशस्ति के बारे में बताते हैं। ये उस समय की आर्थिक स्थिति पर भी प्रकाश डालते हैं। तो बच्चों आगे देखिए, हमारे पास है साहित्यिक स्रोत यानी कि लिटरेसी सोर्सेस। क्या है बच्चों, मध्यकालीन युग का लेखा जोखा लिखित रूप में काफी मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है। इस काल में लिखी गई पुस्तकें विभिन्न शासकों और उनके जो राजवंशों के जीवन और कार्यों का वृतांत यानी कि पूरा जीवन काल का लेखा जोखा, क्या सिनेरियो था, क्या प्रचलित थी प्रथाएं और रीति रिवाज, सबके बारे में हमें पता चलता है। इस समय का साहित्यिक स्रोत एक धार्मिक कार्य है। ये उस समय जैन तथा बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखे गए थे। किसने लिखा था बच्चों इनको, जैन और बौद्ध धर्म के जो भिक्षु लोग थे बच्चों, उन्होंने इनको लिखा था। ठीक है, इनमें से कुछ स्मृतियां जीवनियां थी, जैसे कि पृथ्वीराज रासो, बाबर नामा, हुमायूं नामा, अकबर नामा एवं जहांगीर नामा। ये क्या थे, इन व्यक्तियों के जीवन वृतांत की जीवनी थी। और उसमें बच्चों उस साम्राज्य के बारे में, राज्य के बारे में, राजा के बारे में, प्रजा के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में, नीतियों के बारे में, सब के बारे में लिखित होता है बच्चों। अनेक प्रसिद्ध यात्री जैसे अल-बरूनी, इब्न बतूता, मेगास्थनीज, वेनसांग, फयान आदि ने मध्यकाल में भारत की यात्रा की और भारत का अपने अपने लेखों में खूब वृतांत किया। ठीक है, अपनी यात्रा के दौरान क्या क्या उन्होंने देखा, क्या सिनेरियो पाया उन्होंने भारत में, सब कुछ अपने लेखों में लिखा उन्होंने इस युग के विभिन्न भारतीय साम्राज्यों के बारे में सत्य विवरण जो है प्रस्तुत किए हैं। साथ ही धार्मिक एवं ऐतिहासिक साहित्यों पर भी अनेक पुस्तकें रचित की गई हैं। इनमें से बहुत सी पुस्तकें छोटे छोटे सुंदर चित्रों से क्या है, परिपूर्ण है, भरे हुए सुंदर सुंदर चित्रों से, जिन्हें चित्रकारी कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, चित्रकारी कहते हैं, जिनमें उस काल में हुए कला और चित्रकारी के विकास पर प्रकाश पड़ता है कि उस समय में क्या तरीके से चित्रकारी थी, क्या वहां पर वेशभूषा थी, कैसे ज्वेलरी पहनते थे, कौन कौन से जानवर पशुपालन करते थे, और कौन कौन सी कैसे उनकी आर्थिक क्रियाएं थी, क्या उनकी आर्थिक दशा थी। तो ये सब के बारे में बच्चों चित्रकारी से हमें बहुत अच्छे से पता चल पाता है। तो आइए बच्चों, आओ दोहराएं। देखिए बच्चों, भारत में 8वीं शताब्दी में अनेक राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन हुए तथा मध्य युग का अंत मुगलों के पतन के साथ हुआ बच्चों। ठीक प्राचीन काल की भांति मध्यकाल के बारे में जानकारी पाने के भी दो मुख्य स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत एवं साहित्यिक स्रोत। विभिन्न वंशजों द्वारा निर्मित मंदिर, धार्मिक व सांस्कृतिक जानकारी के प्रचुर स्रोत है, उनसे हमें हर प्रकार की जानकारी मिलती है उस समय के वंश के बारे में और राज्यकाल और समाज के बारे में। मध्यकाल में लिखी गई पुस्तकें विभिन्न शासकों और उनके राजवंशों के जीवन और कार्यों का वृत्तांत का लेखा जोखा होती है। क्या कार्य उनके द्वारा किए गए, क्या नीतियां, क्या सिक्के, क्या जो आर्थिक स्थितियां थी, उन सब के बारे में उन वृत्तांतों में हमें बहुत अच्छे से समझने को मिलता है बच्चों। तो बच्चों इस कक्षा में इतना ही। अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ। तब तक के लिए बच्चों मुझे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे समझ में आया होगा और आपने हमारे जो इतिहास के जानने के जो स्रोत है उनको अच्छे से समझ पाए होंगे और हमें अपने स्रोतों को किस तरीके से संग्रहित करना चाहिए अगली पीढ़ी के लिए, इसका महत्व भी समझ पाए होंगे। तो बच्चों इस कक्षा में इतना ही। अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, खुश रहिए।
धन्यवाद।